जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि करियसी, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, ओ हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी जब तक रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। जब मैं ऑपरेशन मणिपुर में गया था हिफाजत के लिए, हिफाजत 2 के लिए, तो 20 जून 2005 की बात है ये, कि मेरे कमांडरों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे साथ एक ट्रूप दे दिया। ट्रूप की जो नफरी है मैं लेके 5 दिन लगातार चलने के बाद अपने टारगेट पे पहुंचा। टारगेट के पहुंचने के बाद मुझे वहां पे जाके ऐसा लगा कि मौसम बहुत खराब था, और वहां का जो सिचुएशन है उधर हैंडल करना इतना मुश्किल है कि आगे का कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जब मैं अपने कमांडों को लेके गया और वहां को उधर की सिचुएशन समझी, उधर का टेरेन समझा, उसके बाद मैंने अपने साथियों को हर पेड़ के पास आड़ में बिठा दिया, और मैं एक आगे की तरफ मतलब रेकी करने के लिए निकल गया। सुबह 7 बजे हम वहां मतलब सुबह 4 बजे उधर पहुंचे थे। 7 बजे तक उजाला उजाला होने का, फर्स्ट लाइट होने का हमने इंतजार किया। जैसे ही फर्स्ट लाइट हुई तो मौसम इतना खराब हो गया कि आगे वाला दिखने के लिए कुछ बिल्कुल धुंध छा गई, वहां पे कुछ दिख नहीं रहा था आगे वाला। तो मैंने अपने साथियों को बताया कि आप अपनी आड़ लेके बैठो और मैं थोड़ा आगे जाके पूरी रेकी करके आता हूँ। तो मैं क्राउलिंग करके रेकी करके गया, तो एक घर के पास गया तो वहां पे 3 फ्लैग लगे हुए थे। फ्लैग का मतलब था कि हायर कमांडर था उनके, वो वहां पे बैठे हुए थे, और उन्होंने उनके आजू बाजू में पूरे उनके सेंट्री खड़े थे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन ये हमको पता था कि अगर ये 3 जो फ्लैग लगे हुए हैं वो बड़े हायर कमांडर है, और इनके अंदर कमांडर बैठे हुए हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस घर को अगर हम उड़ा देंगे तो एक कमांडर अगर उनके बर्बाद हो जाएंगे तो उनको ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होगा। तो मैंने यही किया कि मैं पीछे की तरफ आया और अपने साथियों को बताया कि ऐसा ऐसी ये कहानी है। और क्योंकि मैं उनको लीड कर रहा था, तो मेरा फर्ज बनता था कि मेरे कमांडिंग ऑफिसर को ये पूरी सिचुएशन में बता दूं, ताकि मुझे पीछे से भी रीएंफोर्समेंट की अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि मैं, अगर मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी दी है तो मुझे भी पीछे वाले मेरे कमांडर्स को खबर करना जरूरी था। मैंने अपने कमांडर्स को बताया, सर ऐसी ऐसी बात है, और ऐसे इनके अंदर मुझे पूरा शक है कि इनके अंदर ये पूरे कमांडर बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के बाद मैं इनके ऊपर अटैक करूं, क्योंकि सिचुएशन जब तक पूरी समझ समझ नहीं ले तब तक मैं उनके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तो कमांडर ने मेरे पीछे से बता दिया कि बिल्कुल सही है जो आप, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड पे हो, आप जो डिसीजन लोगे वो फाइनल है, और जब भी आपके साथ जितने भी बंदे गए उनको लेके आने की आपकी जिम्मेवारी है। तो मतलब मैंने तो उन टाइम पे उनको वचन दिया था। तो मेरे अपने पूरे साथियों को मैं लेके आऊंगा। मैं उधर थोड़ी देर के लिए डटा रहा। वो बादल जैसे निकल गए वहां से, और थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा उजाला दिखाई दिया, तब मैंने उनको पता चला मुझे कि इसके अंदर ये कमांडर बैठे हुए हैं। कम से कम 11 या 13 बंदे उनके अंदर बैठे हुए थे। कमांडर विथ उनके बडीज थे। तो वो उनकी उनकी उनके अंदर हलचल चल रही थी। मैं तुरंत आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ क्राउलिंग करके वापस आ रहा था। आते आते तो क्या हुआ, उधर से ऊपर से उनका एक सेंट्री जो उस घर की तरफ आ रहा था। बादल बहुत छा गए थे, बारिश हो रही थी, और जब मेरे को क्रॉस करके एक सेंट्री उस घर की तरफ बढ़ रहा था, जब बढ़ रहा था तो उसने मुझे देखा नहीं, और वो आगे की तरफ गया, और मैं उसके पीछे था, और मतलब मेरे को 1 फुट की तरफ निकल गया। वो अंडर ग्रोथ है, मैं जमीन के साथ लेटा हुआ हूँ, वो ऊपर से पंचू लगा के, जो रेनकोट लगा के आगे की तरफ जा रहा है। मैंने ये देखा कि अगर ये मेरे को क्रॉस करके जाता है और उसने गलती से अगर मुझे देख लिया तो मेरा सरप्राइज लॉस हो जाएगा और ये मुझे मार देगा। तुरंत मैंने मेरी अपनी फुकरी निकाली, पीछे से उसका मुंह दबाया और उसकी गर्दन काट के उधर उसको साइलेंस कर दिया। तो सबसे पहला ये किल था, और फिर मैंने अपने कमांडर को बताया, सर ये ऐसा किल किया है, उसको सेंट्री साइलेंस मैंने उसका कर दिया है। और फिर उसको मैंने दबा के, घुटने से दबा के उसकी गर्दन, जब तक वो ठंडा नहीं हुआ तब तक उसको छोड़ा नहीं। उसको वो जैसा ही शांत हो गया, मतलब मर गया हो, तब मैं तुरंत अपने
साथियों के पास आया और उनको बोला कि मैं अभी ग्रेनेड तैयार करता हूँ, ग्रेनेड तैयार करके उस घर के अंदर डालूंगा, जैसा ही ब्लास्ट हो जाता है अब सभी ने उस घर के ऊपर फायर करना है। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने क्राउलिंग करके उस घर तक पहुंचा। तकरीबन मतलब ये 11-12 बजे की बात है, सुबह की। इतना टाइम हम रुके और फिर हमने पूरी तजवीज बनाई और फिर मैं वहां तक पहुंचा और उसके घर के अंदर मैंने जाके ग्रेनेड डाले। ग्रेनेड डाले, 36 हैंड ग्रेनेड है वो। मैंने उसके अंदर डालते ही मैं तुरंत पीछे की तरफ आया, पीछे की तरफ आया और मेरे साथियों ने जैसा ही ब्लास्ट हुआ उसके अंदर जितने भी 11 या 12 बंदे थे वो सब के सब वहां पे ढेर हो गए। उनका कम्युनिकेशन पूरा ठप हो गया क्योंकि उनके अंदर कमांडर थे, वो कमांडर ही डेड हो गए, तो उनको ऑर्डर देने वाला कोई था नहीं। तो फिर पूरी भगदड़ सी मच गई कि हुआ क्या है। अचानक कि एक धमाका सा होता है और पूरा घर ही उड़ गया, ऐसा हो गया उनके ऊपर। और तुरंत क्या हुआ, फिर मेरे साथियों ने एक सेकंड के लिए ऐसा एक पूरा एक मैगजीन खाली करने का एक नौबत, मतलब वैसा करते हैं, वैसा उन्होंने फायर किया। एक एक मिनट के लिए उन्होंने फायर खोला, टर 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 की आवाज आई, दोबारा पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई किसी का फायर नहीं। तो देखने वालों को ये लगा कि हुआ क्या है एक्चुअल, उन ये फायर आया कहां से, किसने फायर किया। तो ये जब सोच रहे हैं, सोचने से पहले ही पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट आवाज पहाड़ियों में गूंजता रहा, बादल आ गए और बारिश की वजह से कोई किसी को पता नहीं चला कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बादल निकल गए, एक 5 मिनट के बाद बादल निकल गए, आवाज गूंजना बंद हो गया, बारिश का आवाज शुरू हो गया, तब उनको पता चला कि कुछ ना कुछ तो हुआ है क्योंकि हमको ऑर्डर देने वाला, मतलब ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं कुछ। तो फिर एक एक साथी, मतलब उनके जो मिलिटेंट थे, आतंकवादी, वो एक एक उस घर की तरफ आता रहा और मेरे जो जितने भी कमांडो जो है हर पेड़ के पास बैठा हुआ है, अंडरग्रोथ में बैठे हुए हैं। जैसा एक एक आता रहा, एक गोली एक दुश्मन का हमने फायदा उठाया, उस बारिश का फायदा उठाया, एक गोली एक दुश्मन, हम उनको एक एक को मारते रहे, टिपते रहे। ऐसा होते होते मेरे एक साथी को गोली लग गई दोपहर के 12-12:30 बजे के करीब। साथी को गोली लगते ही उसने मुझे बताया, सर मुझे गोली लगी है, मैं यहाँ पे गिरा हूँ। तो मुझे एक्चुअल उसकी साइड पता नहीं चली क्योंकि बारिश का मौसम था। मैंने जिसमें लगाया था, क्योंकि चारों तरफ से फायर आ रहा है और मुझे उसकी लोकेशन एक्चुअल पता नहीं चला उस टाइम पे, तो है कहाँ पे। तो बोला मैं लोकेशन यहाँ पे हूँ, वो चिल्लाने लगा, लेकिन मुझे वो चिल्लाने का आवाज नहीं आया क्योंकि चारों तरफ से फायर हो रहा है और मेरे इतने नजदीक है, तो मुझे कहाँ से अंडरग्रोथ में है या कोई कहाँ पे गिरा है मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने उसको बोला तू एक सिंगल ब्रस्ट कर ले ताकि मुझे पता चलेगा तू यहाँ पे गिरा हुआ है। तो उसने वही किया, एक सिंगल ब्रस्ट किया। सिंगल ब्रस्ट करके ही मुझे पता चला कि ये इस पेड़ के पास है। फिर मैं क्राउलिंग करके मेरे साथियों को बोला मुझे कवरिंग फायर देना, अगर कोई फायर आता है तो आपने उसके ऊपर फायर करना है, मैं उसको निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मैं वहां पे गया, उसको उठाया और वापस आ रहा था। लेकिन हुआ यूं कि जब मैं उनको वापस लेके आ रहा था, जिसने पहली बार उसको गोली मारी थी मेरे साथियों को, तो वो वहां पे ही डटा रहा, जो मिलिटेंट था। उसने उसको पता था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा, उसने उसको दोबारा गोली नहीं मारी। जैसे बोलते हैं ना कि कैजुअलिटी करके उसको छोड़ दो, उसने वही किया। उसने कैजुअलिटी करके उसको छोड़ दिया और वो देखता रहा कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा, तब जाके मैं उसको मारूंगा। तो मैं उसको उठाने के लिए गया, उठाया और वापस अपनी नीचे की तरफ आ रहा था, तब तक उसने मेरे ऊपर फायर किया। मेरे ऊपर फायर ऐसा किया कि पूरा एक ब्रस्ट निकाला उसने और मेरे लेफ्ट पैर में 7 गोलियां लगी और पूरा मांस और हड्डी के साथ पैर लेके गया और मैं जमीन के ऊपर घुटने पे आ गया। मुझे पता नहीं चला, 1 मिनट के लिए मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे लगा मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं जमीन पे आया, मैं से मेरे कंधे से मेरा साथी और नीचे की तरफ गिर गया। तब तक उसने क्या किया दोबारा, मतलब ये 3 सेकंड की बात है बीच के, मतलब इसके अंदर ही एक एक फायर किया, जैसे पैर निकल गया मेरे हाथ से, बंदा निकल गया नीचे की तरफ हो गया, वो दोबारा खड़ा हो गया उसने और एक और ब्रश निकाला मेरे राइट पैर में, उसमें गोली लगी और 2 गोलियां लगी उसके अंदर, तो पूरा मांस और हड्डी तोड़ के चला गया, मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया ये सेकंड राइट वाला पैर। और फिर मेरा जो राइट पैर था उसको मैंने मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ हुआ है और जब देखा तो मुझे पता चल गया कि दोनों पैर मेरे निकले गए हैं।
तब तक वो और खड़ा हो गया और उसने तीसरा फायर किया, वो मेरे पेट में 2 गोलियां लगी और पूरी आंतड़ियां बाहर निकल गई। मुझे लंबी सी हिचकी आई, मुझे पता चल गया कि मेरा पेट फट गया है अभी, और मेरे हाथ से मेरी राइफल नीचे की तरफ हो गई, मतलब गिर गई। जैसे ही राइफल मेरी गिरी, तो फिर मुझे पता चला कि अभी ये कुछ ना कुछ और खड़ा होके मुझे पर फायर करेगा। मुझे जब लंबी हिचकी आई, मुझे पता चला कि मुझे गोली अंदर लगी है, हथियार निकल गया। तब तक दोबारा खड़ा हो गया और उसने मेरे ऊपर, मतलब 5 मीटर के ऊपर आ गया, मेरे आंखों में आंखें डाली उसने, और उसने मेरे ऊपर राइफल तानी। तब तक मैंने मेरे हथियार उठाया। जैसा ही, तो मैंने उसके ऊपर कोई एम नहीं लिया। जैसा ही हथियार उठाया, जैसा मिला, मैंने उसके ऊपर तान दिया। जितना भी मेरा हथियार, मतलब ट्रिगर दबाया, गोलियां थी उसके ऊपर, उसको पूरा, मतलब नीचे के सिंगल एक हाथ से गोली मारी थी मैंने, उसका कोई एम नहीं लिया था। जैसा मिला, मैंने उसको अंदाज से उसके ऊपर ठोक दिया, तो उसको नीचे से ऊपर तक उसको लग गया, उसके हेड तक लग गया, पूरा फट गया वो। मतलब मुंह भी इसका बिल्कुल ऐसा बाहर निकल गया, हेड से पूरा मस्तक उसका बाहर निकल गया, और वो मेरे ऊपर आके गिर गया। आते ही गिरा, तो फिर मैंने फिर अपने कमांडर्स को बताया, सर मेरे को गोली लगे, क्योंकि मेरा एयरफोन में लगा हुआ था वॉइस कॉल पे। और मैंने अपने कमांडर को बताया कि सर मेरे को गोली लग गई है और मैं यहाँ पे गिरा हूँ। तो मेरे कर्नल साहब ने बोला, बच्चे डर मत, मैं आपको हेलीकॉप्टर वहां पे भेज रहा हूँ। तब तक फिर मेरे साथियों ने मुझे अ, उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, एक सेफ जगह पे आ गए, और वो सारी, मतलब वो लड़ते रहे वहां पे। हेलीकॉप्टर दोपहर के 3 बजे के करीब आ गया हमारे पास। आते ही उसके ऊपर उन्होंने, उग्रवादियों ने फायर करना शुरू कर दिया। जब फायर किया, तो हेलीकॉप्टर जब 3:30 बजे के 4 बजे के करीब, हेलीकॉप्टर, मौसम खराब हो गया, उन्होंने बोला ये लगातार मेरे ऊपर फायर कर रहे हैं, हम ज्यादा देर यहाँ पे नीचे डाउन नहीं हो सकते, हम इनको बचा के रखो, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही फर्स्ट लाइट हो जाएगी, हम इनको इवैक्यूएट करेंगे। तो मेरे साथियों ने क्या किया, फिर वहां से मुझे उठाया और एक नाले में लेके गए, बहता नाला था, बारिश चल रही थी, और नाले में लेके गए, और वहां से मेरी फर्स्ट एड करना शुरू हो गया। नाले में जाते ही उन्होंने मेरा बदन का पूरा कपड़ा था वो पूरा निकल दिया, बदन का कपड़ा निकाला और फर्स्ट एड करना शुरू किया। बोला सर सोना नहीं है अभी। मेरा पोच था, पोच निकाल दिया, क्योंकि आतड़ियां पूरी बाहर निकल गई थी। उसको दबा के, उसको बनियन से दबा के उसको बांध दिया। और ये राइट पैर था, राइट पैर का पूरा 2 गोली लगी, तो उसके अंदर हड्डी मेरे कमर के ऊपर आ गई थी, पूरा पैर मुड़ गया था इधर। लेफ्ट पैर का तो पूरा मांस ही निकाल के लेके गई घुटने के नीचे, और सिर्फ हड्डी निकाल के लेके गई, सिर्फ मांस नास बचा हुआ था और सिर्फ लटक रहा था ऐसा। तो मैं अपने साथियों को बोला, भाई तो इसको काम कर, इसको ब्लडिंग रोकने के लिए इस पैर को काट दे और उसको फर्स्ट एड कर ले अच्छी तरीके से, ताकि मेरा ब्लड रुक जाएगा, राहत मिल जाएगी। तो उसने बोला, नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, मैं आपका पैर नहीं काट सकता, आप और को किसको बताओ। और मैं बोला, ऐसे इसमें अगर नहीं काटेगा तो ये लगातार अगर ब्लड निकल जाएगा, दर्द इतना बढ़ गया कि क्या भी बताऊं किस हिसाब से, कि इतना ब्लडिंग हो रहा है, ये इस पैर से ब्लडिंग हो रहा है, आतड़ियां पूरी बाहर निकली हुई है, उसको पानी से धो के उसको अंदर करने के चक्कर में ये ब्लडिंग लगातार चल रही है, अंदर से सांस लेना मुश्किल हो गया। ये सब इस सिचुएशन में मैंने उसको बोला, भाई साहब कुछ भी कर, मेरा ये पैर के लिए कुछ कर ले, क्योंकि ये राइट वाला तो अभी आपने बांध दिया है, उसको स्प्लेंडर से कर दिया, लकड़ियां काटी और उसको बांध दिया, तो ये सीधा हो गया। लेकिन बिल्कुल फूल गया, क्योंकि जब कट गया ना आदमी पैर, जब उल्टा हो गया, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो हड्डी के ऊपर नहीं जुड़ रहा था वो, क्योंकि हड्डी कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, कैसे जुड़ेगी वो। तो लेकिन उसमें सीधा दो लकड़ी से उसको बांध दिया। लेकिन जब लेफ्ट पैर का था, फिर मैं बोला तो मेरी कुकरी दे दे, जिसमें जिसने जिस मिलिटेंट को मैंने काटा था, वो मेरी वाली कुकरी मैंने निकाली मेरे पोस्ट से, और मैंने फिर मेरा पैर, लेफ्ट पैर कुकरी से उसको घुटने से अलग कर दिया। मैंने लेफ्ट पैर में अपने आप को उसको इसने बांधा, उसको फर्स्ट एड किया, और फिर मुझे इंजेक्शन देते रहे सारी रात। मेरे हर कमांडो के पास मॉर्फिन का इंजेक्शन था, वो मॉर्फिन का इंजेक्शन देते रहे सारी रात, ऐसा चलता रहा चलता रहा। और रात के 2 बजे के करीब फिर मुझे थोड़ी सी नींद आना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया और आवाज डबल डबल आने लगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर जब कमांड कर रहा हूँ तो कि लगे रहो, लगातार फायर करते रहो, क्योंकि आपको ये इवैक्यूएट करने के लिए मुझे सुबह के लिए बोला है, और हमारी रीएन्फोर्समेंट आने के लिए कम से कम सुबह लग जाएगी।
क्योंकि हमको चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। हमको जब खबर मिली थी कि 30-35 बंदे हैं, लेकिन 80 के करीब उनके कंपनी, कम से कम पूरी उनकी कंपनी एक थी, जो मिलिटेंट के जो जितने भी ट्रांजिट थे, वो वहां पे उन्होंने पूरे गांव को घेरा हुआ था। और मेरे बंदे जो है सारी रात उनके साथ लड़ते रहे। ऐसा इतना घमासान हुआ कि, लेकिन मैंने अपने बंदों को ये बताया था, जब तक आप पेड़ के पास बैठे हो, अपनी आड़ किसी ने छोड़ना नहीं, और एक एक फायर करते रहना चारों तरफ, जैसा ये एक एक फायर करते रहो, ताकि उनको ये लगेगा कि ये चारों तरफ घेरे हुए हैं, उन्होंने हमको घेरा हुआ है। क्योंकि ऐसे बादल बादल वाले मौसम में कोई पता नहीं चलता है कि कौन किधर से आएगा, लेकिन हमारा मालूम है कि हमने एक एक ही फायर करना है। और उनका जो था ना, जब हमको ये पता चलता था, क्योंकि गांव के फायर से वो फायर करते थे, लेकिन वो फायर कैसा था, टर 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 टर, एक एक ऐसा उनका वहां से उनका ये हालत थी। तो हमको मालूम था कि ये बाहर से ही फायर करेंगे, अंदर आ नहीं सकते। जैसा ही आएंगे तो हम उनको मार, क्योंकि हमारे पास नाइट विजन थी, और हमारे पहरे जो देने वाले जो हमारे जो जितने भी बंदे थे, बिल्कुल अलर्ट में बैठे हुए थे। उनको मालूम था कि उनका उनके साथ मैं था और मुझे गोलियां लगी है, तो इनको छोड़ के हमने नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक वो कमांड कर रहा है। लेकिन रात को 2-3 बजे के करीब फिर मुझे थोड़ा सा डबल डबल आवाज सुनने लगी। और उसके बाद सुबह जैसे जैसे फर्स्ट लाइट हो गई, सुबह 4-7 बज गए, और 7 बजे हेलीकॉप्टर वहां से आया। हेलीकॉप्टर आया और मुझे उठा के इम्फाल में लेके गए। और जितनी भी आतड़ियां, क्योंकि वो फिर प्लास्टिक में अंदर बांध के रखी, क्योंकि उसके अंदर पूरा गंदगी हो गई थी, और अंदर का पूरा माल बाहर निकल रहा था। तो ब्लडिंग रोकने के लिए वो प्लास्टिक में बांध के उसको मुझे इम्फाल में पहुंचाया दिया। इम्फाल में सिर्फ अंदर की जो 2 गोलियां थी वो निकाली, वो बाहर नहीं निकली गोली, अंदर ही थी, और वो ऊपर की तरफ मतलब हार्ट की तरफ ऊपर की तरफ जा रही थी। जैसा जैसा सांस लेता हूँ वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो उन्होंने सिर्फ वो इसकी गोली निकाली, और मुझे दोबारा वैसा ही फोल्ड किया, और बोला अभी इनको 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए उनको रवाना कर लो। फिर मैं वहां से 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए आया। तब तक वहां तो पूरी खबर लग गई थी कि ओटी तैयार थी। सॉरी, मैं ओटी में गया, तब तक मेरे कमांडिंग ऑफिसर वहां पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुझे पूछा, अरे सुबह क्या हुआ क्या तुझे? बोला मैंने कुछ नहीं सर, मुझे आवाज नहीं आ रही है, सुनना ही नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आवाज ना गूंज रही है। तो बोला आप घर में बात करोगे? तो बोला बिल्कुल साहब, बात करूंगा। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या एक्चुअल, मुझे क्योंकि मेरा आंखों से कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, और सुनाई बिल्कुल धुंधला धुंधला सा ऐसा आ रहा है कि डबल डबल आवाज आ रहा है। तो फिर मैंने अपने वाइफ को बोला कि मैं फुटबॉल खेलते समय मुझे लगा है, और 2-4 दिन के लिए बोला मैं फोन नहीं करूंगा, जैसा ही मेरा प्लास्टर अगर ये ठीक हो जाएगा मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। और तुरंत मैंने फोन रख दिया। तो जैसे ही मैं वहां पे अंदर हॉस्पिटल में 151 बेस हॉस्पिटल में गया, वहां से उन्होंने तुरंत टेलीग्राम भेज दिए घर के लिए। टेलीग्राम तीन तीन प्रकार के टेलीग्राम भेजे। एक बोला पेट में गोली है, दूसरे में बोला लेफ्ट पैर एम्पूट करना पड़ेगा, और तीसरे में बोला है कि दूसरे पैर में भी गोलियां लगी हुई है। जैसे ही ये खबर जब मेरे घर वालों को पता चली, तो जब तीसरे दिन ये अंदर लेके गए, मतलब टेलीग्राम वहां पे पहुंचा। तो टेलीग्राम पहुंचते ही क्या हुआ, मेरे ससुर जो है सूबेदार है, उनको मेरे वाइफ ने बोला सर पापा ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो अभी क्या बोला, ऐसा ऐसा टेलीग्राम आया। बोला मैंने परसों उनसे बात जब की, तो उन्होंने मुझे बोला था कि फुटबॉल खेलते समय लगा हुआ है, और बोला टेलीग्राम तो इस प्रकार का आया है। तो उन्होंने देखा ऊपर ऑफ इमीडिएट है और एमएच ने भेजा हुआ है। तो बोला नहीं बच्चे, तेरे को मालूम नहीं है, बोला कुछ अलग हुआ है। तो उन्होंने अपने बड़े लड़के को फोन किया, संतोष मौर्य, कर्नल संतोष मौर्य को। तब वो तब उस टाइम पे वो मेजर थे, एडजुटेंट थे ग्रेनेडियर के। तो वहां पे उन्होंने फोन करके उनने पूछा कि बोला हुआ क्या एक्चुअल, कहानी बता दे। फिर उसने मुझे मेरे कमांडेंट को अपने एडजुटेंट को फोन किया और सीओ से बात करी, तो सीओ साहब ने मेरे बता दिया कि ऐसी ऐसी कहानी है, आप तुरंत अपने वाइफ को उनके उनके वाइफ को लेके इधर आ जाओ। पता नहीं ये कल या परसों की रात कैसी जाएगी। तब तक मेरे पूरे बंदों ने मंदिर में मेरे लिए प्रे करी, और मेरे तब और फिर मुझे लेके अंदर इसमें गए, ओटी में लेके गए। ओटी में जब गया, फिर उसके बाद मैं 6 दिन के लिए कोमा में रहा। मुझे कोई पता नहीं चला उसके अंदर, उसके दौरान, उस कोमा के दौरान मुझे क्या किया गया कि मेरी पेट की जितनी भी आंतड़ियां थी उसको आर्टिफिशियल में उन्होंने डॉक्टर ने ट्रांसफर करी। मेरा पेट का बिल्कुल सीधा कर लिया।
लेफ्ट पैर था, उसके पूरा फाड़ के जितना भी पॉइजन लगा हुआ था उसको, क्योंकि मैंने काटा था तो कुकरी से काटा था, वो तो अलग किसी प्रकार का, उसको तो कोई कंपाउंड फ्रैक्चर की तरह ही था वो, जैसा जैसा मिला वैसा उसको अलग कर दिया। फिर डॉक्टर ने, उन्होंने सही 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 तरीके से काट के उसको मतलब ओपन करके पूरा लगातार वो बैंडेज करते रहे। और लेफ्ट पैर में रॉड डाला, नीचे से लेके, मतलब नीचे वाले घुटने से लेके ऊपर तक, ईडी से लेके ऊपर तक घुटने तक पूरा रॉड डाला, क्योंकि वो जो हड्डी थी वो पूरी तरीके से मतलब क्रैक हो गई थी। तो और उसके ऊपर पॉइजन था। फिर इधर उधर से पूरा मांस निकाल के मेरे इस वाले पैर में डाल के उसको एक पैर को बिल्कुल सीधा कर दिया। और ये जब खबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या अपने जनरल, उस टाइम पे जनरल जे जे सिंह साहब थे, उनको पता चली, और वो मुझे देखने के लिए 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी गुवाहाटी के लिए आए। और उन्होंने फिर मुझे शाबाशी दी, बोला बेटे बहुत अच्छा काम किया आपने, और आपको मालूम है, बोला आपने अंदर, उसके अंदर कितने मिलिटेंट किल हुए। मैं बोला साहब मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं आज ही बाहर निकला हूँ और थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे अभी। तो तब उस टाइम पे उन्होंने बोला, 37 मिलिटेंट आपने किल करे उस ऑपरेशन में, और 8 मिलिटेंट बोला आपने उस घर के अंदर जो उतने थे उसको आपने मारा है। और फिर उन्होंने मुझे शाबाशी दी वहां पे। और ये जब कमांडर साहब गए तब फिर मेरी वाइफ वहां से पहुंच गई, और फिर उनको मैंने बता दिया, क्योंकि उस टाइम पे एएमसी के ब्रिगेडियर रामदास साहब थे वहां के कमांडेंट 151 बेस हॉस्पिटल के। सॉरी। तो मैंने उनको, रामदास सर को मैंने बताया, सर एक मेरे ऊपर काम कर लेना, कि जो मेरी वाइफ और मेरे जो मेरी माँ और मेरे मामा जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मामा जी ने मुझे, क्योंकि मेरे मेरे पिताजी भी सेना में थे, मेरे दादाजी भी सेना में थे, और मेरे 4 काका जो है, चाचा है, सगे चाचा, वो सेना में है, और वो 4 चाचा के 7 भाई हम सेना में है। तो हमारे पूरा खानदान जो है इसी सेना की पूरी सर्विस है हमारी, पूरी देश सेवा ये है हमारा। तो मैंने अपने कमांडेंट साहब को बोला, सर ये काम कर लेना सर, ये मेरे वाइफ और मेरे जो घर के परिवार आया है उनको इधर रोकने के लिए मत बोलना, क्योंकि फिर उनको जब देखूंगा ना तो सब मेरा घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। आप प्लीज इनको तुरंत अपने घर में भेज देना, क्योंकि मेरे उस टाइम पे मेरा बच्चा जो है, लड़की 3 साल की थी और लड़का जो है 1.5 साल का था। तो इतना, तो थोड़ा प्लीज सब इनको वापस भेज दो। तो उन्होंने बोल दिया कि इनको मैं वापस भेज रहा हूँ, आप चिंता मत करो, लेकिन आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मैं बोला साहब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, जब इनको भेजोगे तब आप, क्योंकि ये जो लड़ाई है जो है ना सब, ये दिमाग की लड़ाई है। और जब आप सोचोगे कि अगर दिमाग से आप अगर हारोगे ना, तो बिल्कुल बोलते हैं मन की हारी हार है, मन की जीत जीत। तो वो वाली बात है कि अगर मन से हार गया आदमी तो कुछ नहीं पा सकता, हो कुछ अचीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मन से अगर उसने जीत लिया, मैं तो ये सीखा हूं, अगर उसने अगर जीत लिया तो कोई भी आप जो टारगेट है अचीव कर सकते हो। ये चीज जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो पता चली, क्योंकि वो रिकमेंड हो गया, तब उन्होंने 26 जनवरी 2006 में मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया।